हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कामना यादव और आज बेटा हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। जेनेटिक्स जो यूनिट है ना, वो बहुत लेंदी यूनिट है। उसमें दो चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, एक इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि आपकी जो फुल एनसीईआरटी कवर करी है उसको कलरफुल डायग्राम्स में दिखाया है, राइबोसोम्स को अलग कलर से दिखाया है, आरएनए को अलग कलर से दिखाया है। और हाँ, जहां जहां पे पीवाईक्यूज आएंगे वहां पे मैंने स्टार मार्क किया है। और इससे जो नेक्स्ट वाली मेरी जो वीडियो आएगी वो इस चैप्टर के पीवाईक्यूज से आएगी। वहां पे मैंने 2024 से लेके 2015 तक के जो है क्वेश्चन वो मैं लेके आऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और ध्यान से पढ़ना है इस लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमें मोलिकुलर लेवल पे स्टडी करनी है। ठीक है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, उसमें मोलिकुलर लेवल पे क्या है, कैसे उसकी अरेंजमेंट होती है, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था कि कैसे आपके मम्मी पापा से आप में कैरेक्टर ट्रांसफर हुए। उस प्रोसेस को हम बोलते थे इनहेरिटेंस। भाई जो भी कैरेक्टर है, जैसे एग और स्पर्म की मेटिंग हुई, उसके बाद जायगोट बना। इसके पास 23 क्रोमोसोम्स के, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स थे, एग और स्पर्म के पास। जायगोट में 46 क्रोमोसोम बन गया और जायगोट बन गया अपना डिप्लॉइड। तो क्या हो रहा है, मम्मी पापा से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं ना आपके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम बोलते थे इनहेरिटेंस। वो तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके। अब ये किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, उसके अंदर डीएनए होते हैं। तो उसकी क्या सीक्वेंस होती है, क्या अरेंजमेंट होती है, आप अपने मम्मी पापा से कैसे अलग दिखते हो, है ना। उनमें अलग डीएनए है, आप में अलग डीएनए है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा से तो आपका डीएनए मैच करता है ना। तो बस वही सब चीजें पढ़ेंगे कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है, फिर डीएनए उससे आरएनए कैसे बनाएगा, फिर आरएनए से वो प्रोटीन कैसे बनाएगा, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की। देखो जी, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन आरएनए भी कोई कम नहीं है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल किस किस में बेटा? टोबैको मोज़ेक वायरस में, और ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्विक रिकैप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। अच्छा, यहाँ पे आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये डेटा दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि जो बैक्टीरियोफाज है 174, उसमें इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कितने? 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा में इतने बेस पेयर्स होते हैं, ये तुम्हें याद करने हैं कि भाई। ठीक है, ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन डीएनए हैप्लॉइड अगर है तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। अगर डिप्लॉइड है 2n है। अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया कि जाइगोट का बताओ भाई कितने बेस पेयर होते हैं, तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। ठीक है, हैप्लॉइड है तो 3.3 और अगर डिप्लॉइड है तो 6.6। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ई कोलाई का भी आपको लर्न होना चाहिए कि 4.6 होता है उसमें। ठीक है, और 10 की पावर यहाँ पे 6 है बेटे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है भैया? जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही तो बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे यूनिट्स हो गए तो उसको पॉलीसैकेराइड्स बोल रहे हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भैया न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, इसको तुम बोल दोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट। क्या? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट। ये लर्न नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, छोड़ो, मैंने आगे बहुत ही ब्यूटीफुल इसका डायग्राम बनाया, वो देख लेना। ठीक है, अब आती है जो शुगर है बेटा, तीन चीजें हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ठीक है, शुगर पेंटोज शुगर हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए, अगर राइबोज शुगर है तो आरएनए। क्या डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है? आरएनए क्या होता है? राइबोज शुगर, और डीएनए में डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, डीएनए और आरएनए का पहला डिफरेंस आपको पता चल गया, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? ए और जी, ये होता है बेटा प्यूरिन। नाइट्रोजनस बेस दो होते हैं, तो प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन ए जी, प्यूरिन से क्या याद रखोगे? ए जी, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, पिरामिडिन से साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ठीक है, यूरासिल तो बेटा आरएनए में प्रेजेंट होगा, थायमिन होगा डीएनए में। यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होगा और थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होगा। अब यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट के पीवाईक्यूज में, क्या कि जो यूरासिल है वो डीएनए में तो प्रेजेंट, आरएनए में प्रेजेंट होता है, थायमिन आरएनए में एब्सेंट होता है। अब अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ गई तो क्या होगा कि जो थायमिन है वो किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन थायमिन एब्सेंट किस में होता है? आरएनए में।
वैसे ही यूरासिल एब्सेंट किस में होगा, डीएनए में होगा, और प्रेजेंट किस में होगा, आरएनए में होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे भी लर्न नहीं हो तो कोई नहीं, आरएनए का तुम्हें याद नहीं हो रहा, प्यूरिन तुम याद रख लो कि जो न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बेटा दो होते हैं, एक तो प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन से क्या याद रखो, एजी, प्यूरिन एजी, प्यूरिन याद रख लिया, पिरामिडिन अपने आप याद हो जाएगा। प्यूरिन छोटा नाम है एजी, एजी, एडेनिन, गुआनिन, और बाकी जो बच गए साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, वो किस में आएंगे, पिरामिडिन में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एजी और इसको तुम कट से याद रख ले, सीयूटी कट, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ठीक है, अब ये है प्यूरिन और पिरामिडिन, मैंने आपको बता दिया। प्यूरिन क्या होता है, एजी इसकी फुल फॉर्म है, एडेनिन और गुआनिन। पिरामिडिन की फुल फॉर्म क्या है, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, कट से याद रख सकते हो इसको। ठीक है, एजी इसको, तो प्यूरिन एजी पिरामिडिन कट। ठीक है, ये हो गया याद। अब देखो जी, अब डीएनए में अरेंजमेंट कैसी होती है जी, देखो ये है शुगर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक तो शुगर होगी न्यूक्लियोटाइड में, एक फॉस्फेट होगा और एक नाइट्रोजनस बेस होगा। ये तो शुगर है बेटा। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस है। अब दो बॉन्ड यहाँ पे याद रखने, यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि जो शुगर है और जो नाइट्रोजनस बेस है उसके बीच में बॉन्ड कैसे होता है। शुगर ग्लाइकोसिड ग्लूकोज से बनी होगी, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस का एन ले लिया, शुगर का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, शुगर क्या ही है भैया, ग्लूकोज होगी, पेंटोज शुगर है तो ग्लूकोज ही होगी, तो जी से याद रखना, नाइट्रोजन का एन ले लिया और ग्लूकोज का जी ले लिया, सो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस में क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन से नाइट्रोजनस बेस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें होता है भैया, शुगर से कोई भी चीज अटैच होगी, शुगर कैसी होती है आपकी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, तो ग्लूकोज से याद रख लो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब फॉस्फेट और जो आपकी शुगर है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो फॉस्फेट से फोस्फो का, उसके आगे का फॉस्फेट। ठीक है, मतलब फो ले लो और एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में क्या बॉन्ड होगा, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा, वो आगे हम लर्न करेंगे। ठीक है, फॉस्फेट और शुगर के बीच में फोस्फो एस्टर बॉन्ड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, अब ये है बेटा नाइट्रोजनस बेस, ये भी नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, शुगर से अटैच कर दिया, शुगर से अटैच कर दिया, उसके बाद फॉस्फेट लगा दिया। अगर इसके साथ फॉस्फेट अटैच है शुगर के साथ तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट है तो उसको बोलेंगे टाइड, न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड, साइड, शुगर से साइड। तो अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर ही है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, और शुगर के साथ फॉस्फेट भी है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट है तो टाइड और शुगर है तो साइड। ठीक है, आप देखते हैं डीएनए और आरएनए की कैसी अरेंजमेंट होती है। अगर बेटा डीएनए है तो डीएनए है तो एडेनिन, गुआनिन, ये सब आपने पढ़ा है ना, अभी मैंने बताया कि जो प्यूरिन होता है वो एजी होता है, एडेनिन और गुआनिन। तो डीएनए है तो उसके आगे क्या लगा होता है, एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुएनोसाइन, डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी थाइमिडिन। ओके, आरएनए है तो यहाँ पे थोड़ी ना डीऑक्सी होगा, क्योंकि मैंने बोला था डीएनए में डीऑक्सी होता है शुगर, आरएनए में ओनली राइबोज शुगर होती है, सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर होती है। डीएनए वो तभी तो है जब उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो आरएनए के आगे तो डीऑक्सी आएगा नहीं, क्योंकि आरएनए में तो सिर्फ और सिंपल शुगर है, राइबोज शुगर है। तो क्या होगा, एडिनोसाइन, गुएनोसाइन, साइटिडिन और यूरिडिन। ठीक है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी आगे लगा दोगे। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैंने क्या बोला था कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि ये है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड, पांच, ऐसे, तो इसको तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड अटैच कैसे हैं, अटैच तो है बेटा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ठीक है, एक जो न्यूक्लियोटाइड है ना बेटा, एक जो न्यूक्लियोटाइड देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है पूरा, फॉस्फेट भी है, शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और जो 5 प्राइम जो वाला कार्बन है उसके साथ जो OH लगा हुआ है उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड, मैंने बोला ना अगर दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोडाइएस्टर, दो से डाइएस्टर याद रखना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड डाइएस्टर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आराम से समझ आ जाएगा, ये है बेटा, ये है। ठीक है,
तो इसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। अब वो कैसे अटैच होगा, देख 5 प्राइम फॉस्फेट तो बेटा उसका फ्री होता है, 3 प्राइम OH एक साइड फ्री होता है, बीच वाले जो 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH उन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो 3 प्राइम और 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। 3 प्राइम पे OH बॉन्ड होता है और 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है, 5 पे फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3 जो है 3 प्राइम है 3 प्राइम है उस पे OH होगा, तो 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड को हम बोल देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। अगर दो न्यूक्लियोटाइड हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, तो देख लो इन्होंने 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट ने कितने सारे बॉन्ड बना दिए और बॉन्ड बना के इन्होंने बना दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हम जोड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होगा और बॉन्ड कौन सा होगा उसमें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन आता है कि दो न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का पूछे फॉस्फेट और जो OH है ना उसमें, तो वो तो होगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो चलो यहाँ पे ये है आपका डीएनए पता है आप कि भाई, चलो वो आगे हम डिस्कवरीज इसकी पढ़ेंगे कि किसने बताया, वॉटसन क्रिक ने क्या बताया, हाँ ठीक है। अब डीएनए चलो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, हेलिक्स है, ठीक है। इसके अंदर बेटा देखो जो मैंने बताया ना AG, ठीक है, ये ऐसे अंदर की साइड ये पेयरिंग होती है, यहाँ पे चलो CG हो गया, AT हो गया, ठीक है। तो ये अंदर की साइड होते हैं, ये अंदर की साइड बॉन्ड बनाते हैं। जो इसकी बैकबोन है ना, ये बैकबोन जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाई हुई है, तो बेटा इसकी दो बैकबोन है, ठीक है, दो बैकबोन है, दो बैकबोन होगी तभी तो हेलिक्स बनेगा, ऐसे लपेटा हुआ तभी तो हेलिक्स बनेगा, है ना। तो दो बैकबोन है, अंदर की साइड तो नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि ये A और T है, सपोज कर लो ये C और G है, ठीक है। अंदर की साइड तो नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन जो ये बैकबोन किससे बनी होती है ना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैकबोन मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है आपको डायग्राम बना के, ताकि आपको लर्न हो, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। बैकबोन पे मैंने क्या लगा रखा है, S और P, इसका मतलब क्या है, बैकबोन बनी होता है बेटा शुगर और फॉस्फेट से। बैकबोन किससे मिलके बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट से, ठीक है। ये जो सांप जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये मैंने इसके हेलिक्स को थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये जो हेलिक्स की जो बैकबोन है वो किससे मिलके बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट से, क्वेश्चन आता है। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की साइड बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। ए अगर टी के साथ है तो बेटा दो बॉन्ड बनाएगा, अगर सी जी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बेटा वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इस डायग्राम में आपको यही लर्न करना है कि जो ये इसकी बैकबोन है ना बेटा, ये शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है और अंदर की साइड ये जो है हेलिक्स में अंदर की साइड ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। जो तुमने पढ़े थे ना एडेनिन गुआनिन, और एजी है तो प्यूरिन और कट है तो पिरामिडिन, ठीक है। ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पे कि बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। ये अगर ये बेसिक आपने पढ़ लिया ना इस चैप्टर में तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन आएगा। तब तुम्हें अगर तुम्हें नाइट्रोजनस बेस ही नहीं आएगा, पता ही नहीं होगा कि एजी क्या है, प्यूरिन क्या है, पिरिमिडिन क्या है, ठीक है, तो तुम क्वेश्चन कैसे करोगे। उसके बाद तुम्हें डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन यही तो होता है, यहाँ पे ए जी है ना, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो जी, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे ढंग से समझ नहीं आता इसलिए मैंने आपके लिए वहां पे अलग से डायग्राम बनाया था। देखो जी ये हेलिक्स इसने बनाया हुआ है, ठीक है, अंदर की साइड ATCG ये है, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्ड करेगा, गुआनिन सिर्फ साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है। अब चलते हैं, एंटी पैरेलल है ये। डीएनए क्या होता है बेटा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर 5 प्राइम है तो इसके अपोजिट साइड 3 प्राइम होगा, यहाँ पे अगर 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। इस डीएनए को अगर तुम खोल दोगे तो एक पे 5 प्राइम और एक पे 3 प्राइम, जो हम मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपको बताया था ना बेटा, ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अरेंज होती है एंटी पैरेलल पोलैरिटी में, जैसे कि यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट है, यहाँ पे एंड पे 3 प्राइम OH है, ठीक है। एक साइड 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री होगा और एक साइड 3 प्राइम OH फ्री होगा। अब जो दूसरी वाली चेन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे 3 प्राइम OH और यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट, तो हो गया ना एंटी पैरेलल, ठीक है। देखो जी यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट और यहाँ पे 3 प्राइम OH, यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम, ठीक है। तो एक साइड 5 प्राइम होगा, एक साइड 3 प्राइम होगा, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है और एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ठीक है।
अब देखो ये डीएनए में, जैसे कि मैंने वहां पे एक न्यूक्लियोटाइड चेन बनाई थी, सुंदर सी बना रखी थी ना, वो ऐसे ऐसे करके, है ना। यहाँ पे चलो इसने 2 चेन बना दी आपकी एनसीईआरटी ने, चलो बना दी, 5 प्राइम फॉस्फेट है, यहाँ पे 3 प्राइम OH है, अंदर की साइड शुगर से जो अटैच है, मैंने क्या बोला था, जो शुगर से अटैच है, शुगर से ही तो अटैच होता है ना नाइट्रोजनस बेस। देखो अगर ध्यान नहीं है तो वो डायग्राम पीछे से दोबारा से दिखा देती हूँ। अगर ये बेसिक नहीं आएंगे ना बेटा, नहीं होगा फिर, तो क्वेश्चन नहीं होगा। देखो जी ये नाइट्रोजनस बेस है और ये है आपकी पेंटोज शुगर, तो नाइट्रोजनस बेस से ही तो पेंटोज शुगर अटैच है, तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है। देखो जी आपकी जो बैकबोन है, जो हेलिक्स की बैकबोन है, उसको हमने ओपन कर दिया, वो किससे बनी है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये लिख रखा फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, बीच में ये आ गए एटी एटी, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, ये किससे अटैच होंगे, शुगर से होंगे। अगर एटी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बेटा 2 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे सी जी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो मैंने 3 बॉन्ड दिखाए हुए हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ए अगर टी के साथ बॉन्ड बना रहा है ना तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और सी जी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये लर्न याद रखना आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, नीट पीवाईक्यूज में मैं करवाऊंगी उसको भी, ठीक है। अब जो फ्रेडरिच मिशर है ना, उनसे क्या बताया था जी, क्या बताया था, 1869 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक न्यूक्लियस में कुछ देखा था, क्या देखा था, डीएनए को आइसोलेट किया, उन्होंने क्या देखा कि भाई तब तक इतने रिसर्च तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने पस सेल में देखा था, पस सेल में देखा था, जो डिस्कार्ड सैंपल था उससे उन्होंने अपना सैंपल कलेक्ट किया था, तो उन्होंने न्यूक्लियस से कुछ आइसोलेट किया डीएनए। अब उनको इसका नेचर भी नहीं पता था भैया, डीएनए एसिडिक है बेसिक है, तो उनको नहीं पता था, तो उन्होंने डीएनए में सॉरी उन्होंने न्यूक्लियस में डीएनए जैसा कुछ देखा और उसको नाम रख दिया न्यूक्लियस, ठीक है। ऑल्टमैन ने क्या देखा कि भाई देखा न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज है लेकिन वो है एसिडिक नेचर, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड। वॉटसन और क्रिक, अब देखो ये बात है 1969 की, जब न्यूक्लिन डिस्कवर हुआ, किसने बताया, फ्रेडरिच मिशर ने, उनको पता नहीं था, इतनी डिस्कवरी नहीं थी कि भैया न्यूक्लियस के अंदर कुछ है, लेकिन वो क्या है उनको नहीं पता था, इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने न्यूक्लिन नाम रख दिया। अब 1953 तक कुछ कुछ एडवांसमेंट आ गई थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, वॉटसन क्रिक ने 1953 में एक्सपेरिमेंट किया, क्या, डीएनए स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, उन्होंने मॉडल दे दिया इसके ऊपर पूरा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ठीक है, तो ये हेलिक्स होता है बेटा, ऐसे ऐसे तुम करोगे ना तो उसको तुम हेलिक्स बोलते हो, ठीक है। फिर विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया, तो इन तीनों ने मिलके, जो वॉटसन और क्रिक था, इन्होंने इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करके डबल हेलिक्स बता दिया भैया, ठीक है। अब चारगफ जी ने क्या बताया, बेस पेयरिंग बता दी कि ए टी के साथ 2 बॉन्ड बनाता है और सी जी के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। इन्होंने बता दिया क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, वो हेलिक्स के अंदर, जैसे ये अपना हेलिक्स है, ठीक है, इसके अंदर ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो ये किसने बताया, चारगफ जी ने, शारगफ जी, चारगफ जी, ठीक है, बोल सकते हो तुम। देखो जी अब देखो ये सब जो ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, चाहे जी सी के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, ये सारे स्पीसीज में सेम ही है, ये नहीं है राम जो है उसके अंदर ए जी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं है, सबके अंदर सेम ही बनाएगा, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर, ठीक है, तो ए टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, सी जी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और ये सब कुछ सेम है सारी स्पीसीज में, जैसे कि आप हो चाहे पेड़ पौधे हो, ठीक है, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनमें जहां पे भी डीएनए का अरेंजमेंट है, आरएनए का, आरएनए में तो टी की जगह यू होता है, ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये सारी स्पीसीज में सेम ही होता है, ठीक है, सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, ए प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस टी, यानी कि जो प्यूरिन जितना है ना बेटा उतना ही पिरामिडिन होगा, बैलेंस होगा पूरा डीएनए, आपकी तरह इम्बैलेंस नहीं होगा, एक दिन पढ़ लिया एक दिन नहीं पढ़ा, जितना प्यूरिन है ना उतना ही पिरामिडिन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्यूरिन का ए है वो बना तो टी के साथ ही बॉन्ड रहा है ना, पिरामिडिन के टी के साथ ही, तो और जो जी है वो पिरामिडिन के सी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखो प्यूरिन और पिरामिडिन इक्वल क्वांटिटी में होंगे और एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ए प्लस जी सी प्लस टी इक्वल्स टू एक्स, ये इतना लर्न नहीं करना है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कैसे आते हैं, मैं करवा दूंगी वो, ठीक है। देखो जी
A प्लस जी सी प्लस टी, यानी कि देखो जी जितना इतना है ना 50% प्यूरिन है और 50% ही pyrimidine है, ऐसे अरेंजमेंट होती है। तो 50% यानी कि चलो 20% ये ले लिया, 30% ये ले लिया, ऐसे ही अगर 20% एडेनिन है तो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, टी के साथ, तो टी भी 20% ही होना चाहिए। अगर जी 30% है तो जी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जी अगर 30% है तो सी भी 30% ही होना चाहिए। देखो जी ये है, चलो ठीक है। तो अगर ये 30% है ना बेटा, तो ये भी 30% होना चाहिए। अगर ए और टी है तो ये 20% है, तो ये भी 20% होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो बॉन्ड बनाएगा, वरना तो भाई एक एडेनिन को तुम रख दोगे 10%, टी को तुम रख दोगे, थायमिन को तुम रख दोगे 20%, तो बेचारा क्या थायमिन अकेला पड़ा रहेगा, उसके साथ क्या कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ऐसे बैलेंस में चलती है चीजें, जितना प्यूरिन उतना ही pyrimidine। ठीक है, अब देखो ये जो डीएनए है बेटा, ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, कितने टर्न होती हैं, तो वो हमें लर्न करना है, ये डेटा लर्न करना है हमें। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती याद करवाने के लिए। तो 360 डिग्री टर्न करता है, जैसे कि एक जो हेलिक्स है वो अपने 360 टर्न करता है, तभी तो हेलिक्स बन जाता है, पूरा 360 टर्न कर जाता है। उसकी जो लेंथ होती है बेटा वो 3.4 नैनोमीटर होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में देखें तो 34 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। इसकी जो एक पिच है, ये कैसे बनती है, जब वो 360 डिग्री टर्न करता है, उसकी लेंथ होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में बताएं तो क्या होगा, 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ, 3.4 नैनोमीटर हेलिक्स की। पिच पूछे तो वो भी 3.4 नैनोमीटर, दोनों चीजें सेम है, अलग अलग नहीं है। ये 360 डिग्री टर्न बनाएगा तभी तो इसकी पिच बनेगी ना, तो पिच की लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हर एक टर्न में जो ये एक टर्न है, ये जितनी एक टर्न है पूरी पिच 360 डिग्री की, हर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3.4 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, हर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, स्टेबिलिटी कब आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और स्टैकिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो मैंने आपको बता दी, ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है तो जी है। एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर आ गई, और ऊपर और दूसरा वाला स्टैकिंग। स्टैकिंग क्या होता है, एक के ऊपर एक, जैसे कि एक के नीचे टी, फिर उसके नीचे सी, फिर जी टी, ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे 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 ऐसे, ये होता है स्टैकिंग। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे आता है हमारे डीएनए में, हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग नेचर से। अब देखो फ्रांसिस और क्रिक ने क्या बताया था, क्या बताया था जी, इन्होंने बताया था सेंट्रल डोगमा। डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो उसको बोल देते हैं रेप्लिकेशन, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये साइकिल है आपकी जेनेटिक मटेरियल की, कि कैसे डीएनए बनेगा, कैसे आरएनए बनेगा, उससे प्रोटीन कैसे बनेगा। तो ये दिया था फ्रांसिस एंड क्रिक ने, इसका नाम रख दिया था सेंट्रल डोगमा। ठीक है, और अगर उल्टा हो जाए, एमआरएनए से डीएनए बन जाए, उल्टा हो गया, अभी तक तो तुम डीएनए से आरएनए बना रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया, आरएनए से डीएनए बना दिया, तो उसको तुम बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एंजाइम यूज होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अगर तुम्हें बायोलॉजी की छोटी छोटी टर्म्स भी लर्न है ना, तो तुम मार नहीं खाओगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये चीजें तब होती हैं जब तुम्हें छोटी छोटी टर्म्स का मतलब भी नहीं पता होता। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से आर डीएनए बना दिया तुमने, उल्टा कर दिया, तो नाम रख दिया उन्होंने क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कैसे होती है बेटा, देखो अब देखो तुमने डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, डीएनए की कॉपी बना ली, 2 मीटर का डीएनए बना लिया, तुम्हारा जो जीनोम है वो 2 मीटर का है इतना बना लिया। अब 2 मीटर कितना लंबा होता है भाई, कपड़े लेने गए कभी दुकान पे देखा होगा ना, मीटर का स्केल कितना बड़ा होता है, तो 2 मीटर कितना बड़ा हो गया। अब उसको तुम्हारी बॉडी में सेल में कैसे हम फिट करेंगे, तो उसकी पैकेजिंग करेंगे। अब जो फ्लिपकार्ट है वो आपके पास कपड़े भेजती है, तो पैक करके ही भेजती है ना, तो अपने डीएनए को कैसे पैक करेंगे, वो करेगा न्यूक्लियोसोम अपनी हेल्प, हिस्टोन प्रोटीन हमारी हेल्प करेंगे। देखो जी ये है आपका डीएनए। ठीक है, इसके ऊपर होता है बेटा नेगेटिव चार्ज, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ हम कोई ऐसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज ले आएंगे,
जो कि इसकी पैकेजिंग में हेल्प करे, तो पॉजिटिव चार्ज होता है अपने हिस्टोन प्रोटीन, तो वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। जैसे ये नेगेटिव डीएनए है तो हिस्टोन प्रोटीन ले आओ इसके साथ पॉजिटिव, तो ये बाइंड हो जाएंगे। अब इसकी हम पैकेजिंग करेंगे, इसको छोटा करेंगे, ठीक है, तभी तो सेल में तुम पैक कर पाओगे। न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस में होता है ना डीएनए आपका, है ना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देखो, चलो ये जो गोल सा है ना बेटा, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर जो ये है डीएनए लपेटा हुआ है, इसको पैकिंग करेंगे। जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो, ठीक है, तो आपकी जो चरखी होती है, ठीक है, चरखी तुम मान लो कि तुम्हारा न्यूक्लियोसोम है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और जो तुम उसके ऊपर रस्सी लपेटते हो, ठीक है, धागा जो लपेटते हो, वो होता है डीएनए। उसको मान लो कि तुम डीएनए, ठीक है। अब देखो ये वही है कि गोल सा जो है वो न्यूक्लियोसोम है, उसके ऊपर डीएनए को लपेटा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों को लिंक कौन करता है? डीएनए। डीएनए को H1 हिस्टोन, इसको लिंकर हिस्टोन बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो जी, मैंने ये बता दिया कि भैया 2 मीटर का आपका डीएनए होता है। 2 मीटर का मैम कैसे होता है? 6.6 डिप्लॉइड जो बेस पेयर्स थे वो बताया था मैंने कि 3.3 हैप्लॉइड इंटू 10 की पावर 9, और अगर डिप्लॉइड हो तो 6.6, तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स इंटू 0.34 इंटू 10 की पावर -9। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इतने हैं, चलो जी, और डिस्टेंस हमारी है इतनी। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इतना हो गया और डिस्टेंस दोनों के बीच में इतनी होगी, दो बेस पेयर्स के बीच में, तो आ गया हमारा 2.2 मीटर का डीएनए। अब इसको छोटा कैसे करोगे, इसको पैक कैसे करोगे, चलो वो देखते हैं। इकोलाई में तो भैया न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पैकेजिंग न्यूक्लियस में ही होगी, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसका डीएनए ऐसे बिखरा पड़ा होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं रोक टोक लगाने के लिए डीएनए पे, तो डीएनए तो ऐसे ही बिखरा पड़ा होगा, ठीक है। तो डीएनए तो होता है भाई नेगेटिव चार्ज, अभी बताया, उसके साथ कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन अपना दोस्ती कर लेते हैं। डीएनए नेगेटिव है और प्रोटीन आ गए पॉजिटिव, और उसको लूप्स में अरेंज करते हैं, ऐसे 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 लूप्स में अरेंज कर देते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई में, ताकि उसको, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस बच्चे होता नहीं है, ठीक है। अब आती है मेन बात यूकैरियोट की, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर ध्यान से लर्न करोगे तो हो जाएगा। बस कुछ नहीं, जो पॉजिटिव प्रोटीन है ना, जो डीएनए के साथ दोस्ती करेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटीन, उसका नाम रख दिया है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेसिक हिस्टोन प्रोटीन। उसके अंदर अब जो प्रोटीन है बेटा, वो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे भी पढ़ोगे, कि जो अमाइनो एसिड है ना, अमाइनो एसिड, वो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव प्रोटीन है तो पॉजिटिव प्रोटीन है तो पॉजिटिव अमाइनो एसिड ही होंगे, ठीक है, पॉजिटिव अमाइनो एसिड ही होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, ठीक है। वो कौन से होते हैं बेटा? लाइसिन और आर्जिनिन, ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है इस पे। लाइसिन पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड और आर्जिनिन भी पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, तभी तो हम स्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाला बनाएंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड ही मिलके तो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जी, डीएनए के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज आपके न्यूक्लियोसोम के अंदर लगा दिया, इसके अंदर होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब चलो आगे, जो हिस्टोन है वो ऑर्गेनाइज होता है बेटा, कैसे? 8 यूनिट ऑक्टामर बनाता है, देख, जैसे कि H2A है, उसके पास हिस्टोन H2B है, ठीक है, H3 H4, इन सबकी दो दो कॉपी होती है, तो 4 तो मैंने ये लिख दिए, इन सबकी दो दो कॉपी होती है, इसलिए वो ऑक्टामर बनाता है। एक जो ये न्यूक्लियोसोम है ना, इसके अंदर 8 ऑक्टामर की यूनिट होती है, ठीक है, H2A H2B H3 H4, ठीक है। अब ये डीएनए अब लिपट गया पूरा हिस्टोन के ऊपर, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम, और उसका साइज होता है 200 बेस पेयर, ये याद रखना, ठीक है। डीएनए लपेट देंगे हम किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, डीएनए और हिस्टोन प्लस इक्वल्स टू न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। डीएनए को लपेट दिया तुमने किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, उस सारे को, इस सारे वाले जो स्ट्रक्चर है, इस सारे वाले स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोसोम। 200 बेस पेयर से बना होता है। अगर हम इसको वैसे माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें दिखता है कि जैसे कि किसी धागे में मोती पिरे हुए, ये धागा जो है ये तो आपका डीएनए है, और इसके ऊपर क्या है? स्टोन प्रोटीन जो लपेटा हुआ है, ठीक है, डीएनए जिसके ऊपर लिपटा हुआ है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल इसको बोलते हैं, जैसे कि किसी नेकलेस जैसा या धागे में मोती डाल रखे हो ऐसा दिखता है, ठीक है। जो बीड्स ऑन, अब ये है, इसको भी तो तुम आगे जाके फर्दर पैक करोगे, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की जो पैकेजिंग होती है उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन की यूनिट क्या है? न्यूक्लियोसोम। मैंने बोल दिया ना कि भैया ये कलेक्टिवली साथ हम इसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, और ये होता है 200 बेस पेयर का। कितने का होता है बच्चों? 200 बेस पेयर का।
ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। अब आता है क्रोमेटिन, तो तुमने चलो बीड्स ऑन स्टिक को तुमने फर्दर पैकेजिंग कर दी क्रोमेटिन में। अब क्रोमेटिन भी तो दो टाइप का होता है, एक तो यूक्रोमेटिन और एक हेट्रोक्रोमेटिन। देखो मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ अलग से, मेरे को पहले ही बना देना चाहिए था, कोई नहीं अभी बना देती हूँ। देखो बच्चों, ये है आपका क्रोमोसोम बच्चे, ठीक है। ये आपका सेंट्रोमियर, ठीक है, और इसके एंड पे, ठीक है। तो जो ये रेड वाला मैंने दिखाया ना बेटा, ये होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। और जो ये व्हाइट वाला, ये वाला जो एरिया बच गया ना, इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। देखो हो गया, बस इतना ही करना था। ये जो ये रेड वाला मैंने पोर्शन बनाया है ना, ये देखो, एक तो सेंट्रोमियर में बिल्कुल सेंटर में, और एक एंड पे, ठीक है। ये डार्क सा दिख रहा होगा, ये होता है हेट्रोक्रोमेटिन। और जो बीच में व्हाइट वाला बच गया ना, ये है यूक्रोमेटिन। अब देखो जी, जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला, ये काम का है, ठीक है। ये प्रोटीन वगैरह फर्दर बनाएगा। ये लूजली पैक है, हाँ भाई लूजली पैक है, ठीक है, लाइट है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये जाके आरएनए प्रोटीन ये सारे काम करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा। लाइट स्टेन है, हाँ ऑब्वियसली लाइट कलर से दिखाया है तो लाइट स्टेन ही है। हेट्रोक्रोमेटिन थोड़ा डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है, और ये बीच बीच में होता है, डेंसली पैक है, और डार्क स्टेन है। डार्क मैंने इसीलिए दिखाया है डार्क कलर से, क्योंकि ये डार्क स्टेन होता है, और ये इनएक्टिव होता है बच्चों, ये होता है इनएक्टिव। तो हेट्रोक्रोमेटिन एंड पे मिलेगा, सेंटर में मिलेगा, ठीक है, वो है बेटा इनएक्टिव फॉर्म, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, और डेंस होगा, ठीक है, डार्क स्टेन होगा। और जो यूक्रोमेटिन है वो उल्टा है, वो लूज है, लूज है तो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, और लाइट स्टेन से, जब हम स्टेनिंग करेंगे तो वो लाइट स्टेन लेते हैं, ठीक है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का सर्च किस किसने किया था? देखो जी, हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, मेंडल ने, सटन ने और मॉर्गन ने, ठीक है। मॉर्गन जी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। उन्होंने फ्रूट फ्लाई और इन सब पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। मेंडल जी ने पी प्लांट पे किया था, और ठीक है। तो ये हम यहाँ तक हमने स्टडी कर ली थी कि क्रोमोसोम होते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था बच्चों? ग्रिफिथ जी ने दिया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था 1928 में, इन्होंने किया था। किस बैक्टीरिया के ऊपर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने? ग्रिफिथ जी ने। अब बैक्टीरिया के दो स्टेन हो सकते हैं बेटा, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जो रफ है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, उसके ऊपर के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं होती, ठीक है। और जो स्मूथ है उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट है, कोट पहना हुआ है स्मूथ वाले ने। स्मूथ वाले ने कोट पहना है तो हमारे अंदर जाएगा, माइस के अंदर जाएगा, तो इम्यून सिस्टम अटैक कैसे करेगा? क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर तो प्रोटेक्शन है, कोट पहना हुआ है उसने पॉलीसेकेराइड्स का, है ना, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके पास। अब बैक्टीरिया माइस के अंदर जाएगा तो माइस का जो है, चूहे का जो है इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करेगा। मान लो ये माइस के अंदर चला गया, ठीक है, ये स्मूथ वाला बैक्टीरिया, माइस के अब इम्यून सिस्टम ने इस पे अटैक किया, कैसे कर पाएगा? इम्यून सिस्टम इसको मार ही नहीं पाएगा स्मूथ बैक्टीरिया को, क्योंकि इसके पास तो कोट है। तो बिचार ये ही उल्टा माइस में ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और माइस अपना मर जाएगा, ठीक है। और रफ वाले के ऊपर क्या है? कोई कोट है ही नहीं, तो ये तो चूहे के अंदर जाएगा बेटा, तो ये चूहे के अंदर जाएगा, तो चूहे के अंदर जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम इसके पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो इसके पास कोट है ही नहीं, कोट है ही नहीं, तो चूहा मरेगा नहीं, चूहा जिंदा रहेगा। तो ये स्मूथ वाला जिस भी के अंदर जाएगा वो चूहा मर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा, और यहाँ पे इम्यून सिस्टम ने ही मार दिया रफ जो स्टेन है उसको। तो रफ स्टेन और स्मूथ स्टेन में पता चल गया, इसके पास कवरिंग है नहीं प्रोटेक्शन वाली, इसके पास, ठीक है। अब अगर तुमने ये याद रख लिया ना, तो अब ये एक्सपेरिमेंट आराम से हो जाएगा तुम्हारा। देखो जी, इसके पास कवरिंग है, ये इन्फेक्शन कोज कर देगा, क्योंकि जो माइस का इम्यून सिस्टम है वो इसको किल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब चूहा मर गया, ठीक है। कैसे? जैसे कि अपने ऊपर लेके देखो, मान लो ये एस स्ट्रेन तुम्हारे अंदर गया, ठीक है, इसके पास है प्रोटेक्शन कवरिंग। अब जो तुम्हारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा? इसको मार नहीं पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि इसके पास प्रोटेक्शन वाली कवरिंग है। इसलिए ये बैक्टीरिया उल्टा आप में ही इन्फेक्शन कोज कर देगा, और हम लोग इन्फेक्शन से हम लोग मर जाएंगे, ठीक है।
तो ऐसे तो ऐसे तुम चूहे के ऊपर देखो कि चूहे के अंदर ये गया, चूहे के इम्यून सिस्टम ने इसके ऊपर काम किया, वो बेचारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उल्टा उसी के अंदर बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया, ठीक है, और चूहा मर गया। अब देखो ये जो रफ वाला है ये जाएगा चूहे के अंदर, इन्फेक्शन कैसे कोज करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका इसके अगेंस्ट काम कर लेगा, ठीक है, तो चूहा जिंदा रहेगा। अगर तुमने एस वाला जो बैक्टीरिया है उसको तुमने हीट किल कर दिया तो फिर चूहा जिंदा रहेगा। अब देखो अब तुमने क्या किया, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को याद नहीं होता कि जो एस वाला है उसको तुमने हीट किल कर दिया और रफ रफ वाले को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब एस वाले को हीट किल कर दिया और रफ वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, और तो भी चूहा मर गया। क्यों भाई, अभी तो हमने रफ वाला डाला था, तो भी क्यों मर गया? क्योंकि जो एस वाला है ना उसने आर के अंदर, जो आर वाला है ना वो भी एस के अंदर ही ट्रांसफर हो गया, उसने ही प्रोटेक्शन कवरिंग ले ली, वो ही अडेप्ट हो गया, ठीक है। आर वाला किसके अंदर चेंज हो गया? एस के अंदर चेंज हो गया। अब एस के पास तो प्रोटेक्शन कवरिंग है, तो चूहा मर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी को नहीं पता था कि भैया जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, आरएनए है, क्योंकि यहां से तो पता नहीं चला कि ग्रिफिथ जी ने एक्सपेरिमेंट किया कि भैया कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा क्या है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसीलिए तो उन्होंने इसका नाम रख दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी। जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है, इन्होंने ऐसा बोला। चलो देखते हैं। जो प्रोटीएज है वो क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा, आरएनएज आरएनएज को तोड़ देगा, डीएनएज डीएनएज को ब्रेक कर देगा। डाइजेस्टिंग एंजाइम यही होते हैं ना। प्रोटीन कब यूज करेंगे? जब हमें प्रोटीन को ब्रेक करना हो, प्रोटीन को खत्म करना हो, प्रोटीन को तोड़ना हो। आरएनए जब आरएनए को तो आरएनए को तोड़ना हो, डीएनए जब डीएनए को तोड़ना हो। अब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो बेटा आगे देखो जी। हीट किल्ड बैक्टीरिया ले ले, तीनों टेस्ट ट्यूब में एस 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 हीट किल्ड कर दिया सारे को, प्रोटीएज डाला, आरएनएज डाला, डीएनएज डाला। अब देखो इनको मिक्स किया, मिक्स करके किसके अंदर किया? रफ स्टेन के अंदर किया। यहाँ पे लाइव 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 रफ जो स्टेन है उसको हीट किल नहीं किया इन्होंने। अब देखो जी, बैक्टीरियल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, इसमें भी बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया, लेकिन हमने जब डीएनए डाला तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? प्रोटीएज डाला तो भाई प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल है नहीं, तब भी बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। आर वाला जो है वो एस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है फिर भी, है ना, और लाइव है बैक्टीरिया पूरा। कैसे? जो जो प्रोटीन है वो ब्रेक जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, अगर होता तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ना होता। आरएनए डाला, आरएनए को ब्रेक कर दिया, फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं रुक रहा, आराम से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म करे जा रहा है, अपनी कॉपी बढ़ाए जा रहा है, आर जो है एस में कन्वर्ट होते जा रहा है। अब देखो, अब डीएनए डाल दिया, अब नहीं हुआ ट्रांसफॉर्म, तो कहीं ना कहीं डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इसमें, ठीक है। क्या? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। जब अगर डीएनए को हमने तोड़ने वाली चीज डाल दी और वो बैक्टीरिया में जाके ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब चलो नेक्स्ट। हाँ, तो यहां से साबित हो गया भाई भाई प्रूफ मिल गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड। अभी भी कुछ जो थे साइंटिस्ट उनको संतुष्टि नहीं मिली, अब वो आगे जाके और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसे है। हार्से और चेज जी ने एक्सपेरिमेंट दिया 1952 में। उन्होंने वायरस के साथ काम किया कि जो है बैक्टीरिया का जो बाहर का, ये इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज जाके इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, ठीक है, और वायरस के साथ काम करके, क्या हो रहा है ये, वेट वेट, ठीक है, देखो जेनेटिक मटेरियल है। हार्शे और चेजी ने एक्सपेरिमेंट किया, जो उन्होंने वायरस के साथ काम किया, और वायरस के साथ काम करके क्या किया उन्होंने कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करोगे तो तुम उसको बोल देगा बैक्टीरियोफाज, ठीक है। वायरस के साथ काम करके बैक्टीरिया को उन्होंने इन्फेक्ट किया, उस चीज को तुम क्या बोलोगे, जो तुम यूज करो उसको बोलोगे बैक्टीरियोफाज। इसका जो आउटर वाला जो कवरिंग है ना बेटा, इसको बोलते हो तुम प्रोटीन कोट, ठीक है। ये प्रोटीन से बना होता है, ये किससे बना है? ये प्रोटीन से बना है। इसके अंदर ये जो पड़ा है ना ये डीएनए है, ठीक है। तो उनको पता नहीं था भैया प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं होते उस एक्सपेरिमेंट से। अब देखो चलो, इन्होंने जो डीएनए है ना उसको तो फॉस्फेट से ट्रैक कर दिया, ये जो डीएनए है इसको फॉस्फेट से ट्रैक कर दिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से। और जो
प्रोटीन है ना उसको सल्फर से कर दिया, जो बाहर वाला है उसको सल्फर से कर दिया ताकि रेडियो एक्टिव दिखे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट किया, वायरस ग्रो किया इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज किया तो नीचे सुपरनेट रह गया। ठीक है, अब देखो, सॉरी नीचे पैलेट होता है ऊपर सुपर नेटेंट होता है। ठीक है, अब देखो आगे, रेडियो एक्टिविटी करी इन्होंने, नीचे पैलेट रह गया। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट देखा, देखो जी, ये है बैक्टीरियोफाज, अंदर है डीएनए, बाहर है प्रोटीन कोट। जो प्रोटीन वाला कोट है वो एस से बना हुआ है और जो डीएनए है वो फॉस्फेट से बना हुआ है। अब देखो आगे, ये जाके इसके अटैच हो गया और इसने अपना डीएनए यहाँ पे छोड़ दिया। तो जो सल्फर है वो तो बाहर ही रह गया, उसकी रेडियो एक्टिविटी वो तो अंदर गया ही नहीं, तो फिर प्रोटीन कैसे हो सकता है जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो सल्फर ये जो रेड से दिखा हुआ है ना, ये रेडियो एक्टिव है, ये एस है। ठीक है, अब ये बाहर ही रह गया, अंदर ही नहीं गया। अब जो जेनेटिक मटेरियल अंदर ही नहीं घुस पाएगा तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे ही मान रहे थे ये लोग। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो अंदर रेडियो एक्टिविटी दिख नहीं रही, यहाँ पे तो कहीं फॉस्फेट दिख ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बार पे सिर्फ सल्फर को टैग किया और भेज दिया, भाई जाओ बैक्टीरिया को अटैच करो, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करो, अपना डीएनए उसमें जाके छोड़ो। अब जो प्रोटीन था वो तो बाहर ही रह गया, रेडियो एक्टिविटी सिर्फ उनको बाहर ही दिख रही है, अंदर तो दिख ही नहीं रही है। तो क्या मतलब है कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटीरियल नहीं है। नो रेडियो एक्टिविटी ऑफ S32 एंड डिटेक्टेड इन सेल। रेडियो एक्टिविटी S35 है ना, हाँ S35 डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट, यानी कि वो बाहर है, सेल के वो बाहर है, अंदर तो गया ही नहीं। अगर गया होता तो वो पैलेट में आता, इसमें आता पैलेट में। अगर वो सेल के अंदर गया होता ना तो वो सेंट्रीफ्यूज जब हम करते तो वो अंदर आता, पैलेट में आता। ठीक है, अब देखो ये इन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया, अब डीएनए अंदर चला गया, ब्लेंडिंग हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन हुई। अब देखो ये रेडियो एक्टिविटी अंदर आ रही है, पहले यहाँ पे रेड अंदर आ रही है, पहले यहाँ पे बाहर थी। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर आ रही है, यानी कि जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट। अब सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, वो हुई पैलेट में। तो इसका मतलब हो गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो सेल में एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो कैसे जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, देखो जी, कहीं कहीं आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। कहाँ होता है भाई, वायरसेस में हो सकता है, बैक्टीरियोफाज में हो सकता है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज में हो सकता है, टोबैको मोज़ेक वायरस में, इन सब में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो आरएनए है वो मैसेंजर की तरह काम करता है, एडेप्टर आरएनए की तरह काम करता है। डीएनए है वो ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन आरएनए भी कुछ कुछ वायरसेस में हो सकता है। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए का देखो, डीएनए रेप्लिकेशन से बनता है। ठीक है, बन गया। आरएनए भी रेप्लिकेशन से बनता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाने की ही तो प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो, डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है क्योंकि वो स्टेबल है। आरएनए में बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है। अब जो कोरोना वायरस आया था उन्होंने कितनी तबाही मचा रखी थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था, बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर रहा था। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका डीएनए का मोर स्टेबल होता है, इसका कम स्टेबल होता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है। क्यों होता है कि भाई जो आरएनए है ना बेटा, जो आरएनए है उसके पास 2 प्राइम ओएच होता है, ये रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जब 2 प्राइम ओएच है तो ये जो ऑक्सीजन है आराम से रिएक्टिव कर लेता है बहुत सारी मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए जो आरएनए है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो डीएनए है वो कम रिएक्टिव होता है। और मेंडेलियन कैरेक्टर्स इनके अंदर हमने देखा था डीएनए को, केमिकली ये लेस रिएक्टिव होता है, डिपेंड ऑन आरएनए, आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, करता है। हो क्या रहा है ये, ठीक है, डीएनए के अंदर स्टोर होती है इंफॉर्मेशन और आरएनए ट्रांसमिट हम कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तभी तो वो प्रोटीन बनाएगा ना, क्योंकि कोड होते हैं, ट्रिपलेट कोड होते हैं आरएनए के अंदर, तो वो कहाँ से आते हैं, डीएनए से आते हैं। ठीक है, जो रेप्लिकेशन है वो क्या होगा, देखो जी, ये आ गया सेंट्रल डोगमा, ये ही पूरा बेसिक है कि डीएनए से डीएनए का बनाना होता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए को बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन को बनाएंगे तो ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए की कॉपी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, वॉटसन एंड क्रिक ने जो दिया था उसको।
देखो बच्चों, पढ़ते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया भैया, डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। अब डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाएगा, उसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। देखो जी, ये है आपका डीएनए, ठीक है जी, पुराना वाला डीएनए, पेरेंटल डीएनए, इससे इसने अपनी कॉपी बनाई, तो एक तो इसका पुराना वाला ही रहेगा और एक नए वाला बन गया। एक पुराना वाला है और एक नया वाला है, तो एक नॉन पेरेंटल है और एक पेरेंटल है। ये तो है पेरेंटल और एक नया वाला नॉन पेरेंटल, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, तो न्यू डीएनए तो ये हो गया। तो डीएनए से डीएनए हमने बनाया, तो एक तो नया स्ट्रैंड आया और एक आया पुराना वाला। ठीक है, तो एक न्यू स्ट्रैंड, एक ओल्ड स्ट्रैंड, या फिर ऐसे बोलो एक पेरेंटल स्ट्रैंड, एक नॉन पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, 50% इसमें नया है और 50% पुराना है, यानी कि 50% नया कंजर्व है और 50% पुराना कंजर्व है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। भैया 50% पुराना है, 50% नया है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन जो है डीएनए का, वो है क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। अब इसके ऊपर बेटा दो एक्सपेरिमेंट हुए थे। एक हुआ था बेटा प्रोकैरियोट्स में और एक हुआ था यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई पे, कि ई कोलाई 20 मिनट तक रेप्लिकेट करती है। ठीक है, उसके अंदर हमने N14 हैवी आइसोटोप है ना, उसके अंदर ग्रो किया था। ठीक है, उसको बहुत सारी जनरेशन तक N15 पर ही ग्रो करवाया, कई जनरेशन तक उसको N15 तक ही ग्रो करवाया। क्यों करवाया, कि उसके जो दो स्ट्रैंड है ना बेटा, दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं वो दोनों N15 बन जाए। चलो ऐसे कर लो तुम, कि ये वाला स्ट्रैंड भी N15 और ये वाला स्ट्रैंड भी N15, तो कई जनरेशन तक इसको रेप्लिकेट करवाया। ठीक है, ताकि ये प्योर N15 वाला स्ट्रैंड आ जाए, नाइट्रोजन 15 वाला। ये होता है हैवी आइसोटोप। इसके ऊपर किसने किया एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन और स्टॉल ने किया। ठीक है, अब जो टेलर जी थे उसने क्या किया, यूकैरियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वेस चलो ठीक है, फावा बीन्स पे किया, वेसिया फावा बीन्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1958 में। इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। तो क्वेश्चन आएगा कि जो है टेलर है उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट में कौन क्या यूज किया, वेसिया फावा बीन्स यूज किए, और क्या यूज किया रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। ठीक है, N15 नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप उन्होंने यूज किया, किसने, मेसेल्सन ने। प्रोकैरियोट्स में N15 को टैग किया, यूकैरियोट्स में रेडियोएक्टिव थाइमिडिन को टैग किया। ठीक है, ये है। अब देखो, ये है N15, ई कोलाई को इसमें N15 कई जनरेशन तक ग्रो किया। कई जनरेशन ग्रो करने के बाद, और जो ई कोलाई ना बेटा, उसका रेप्लिकेशन का टाइम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होता है। कितना होता है, 20 मिनट होता है। ठीक है, N15 ये है, और नया वाला जो स्टैंड है उसको N14 मिल गया। N14 कब मिला, जब तुम उसमें N14 वाला मीडियम डालोगे, तभी तो पता चला कि जो एक स्ट्रैंड है वो तो N15 वाला है, और जो एक है हमने उसमें 20 मिनट उसको जो N14 दिया है वो एक उतना है। तो एक नया है एक पुराना है। अब देखो इन्होंने जाके, अब जनरेशन 2 में N14 अपने बैंड बना लिए, N15 ने, N14 और N15 दोनों। तो ये जो है एक पुराना है एक नया है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम बेटा यूज होते हैं, एक है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से बेटा डीएनए बनाओगे, डीएनए से डीएनए बनाओगे तो क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा। ई कोलाई 20 मिनट रेप्लिकेशन करने में लगाता है, क्या करता है, अपनी जो डीएनए की कॉपी है उसको कितनी देर में बनाएगा, 20 मिनट में। ठीक है, 2000 बेस पेयर पर मिनट यूज करता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपी, जो इसका सबस्ट्रेट होता है और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। डीएनटीपी क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है बेटा इसके पास, डीएन टी पी पी पी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और सबस्ट्रेट की तरह हम इसका काम करेंगे। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा पॉलीमराइजेशन के, जब ये ए जी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा स्ट्रैंड, ए जी के साथ थोड़ी ना बनाता है, ए टी के साथ बनाता है। ठीक है, तो ऐसे आगे जाके ए टी बनाएगा, सी जी बनाएगा, तो ऐसे पॉलीमराइजेशन करेगा, अपनी चेन इंक्रीज करेगा, इलोंगेशन करेगा, तो उसमें डीएनटीपीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, देखो जी, ये डायग्राम दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होता है, 5 प्राइम और 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम 5 प्राइम। जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना बेटा, वो तो कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन करता है।
ठीक है, कहीं दिख रहा है इसमें लैग, तो इस वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जो छोटा छोटा होता है स्ट्रैंड उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। उसके अंदर बेटा फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसको फ्रेगमेंट्स को तुम बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, लैग कर रहा हो बीच बीच में, और ज्वाइन उसको कौन करेगा बाद में, जब ये सारा रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन ज्वाइन करेगा, लाइगेज ज्वाइन करेगा। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड को कौन ज्वाइन करेगा, लाइगेज ज्वाइन करेगा। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है और लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होता है। ये क्वेश्चन आता है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन देखो बेटे। हाँ, एक चीज और, जो डीएनए की जो सिंथेसिस की डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। क्या 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में वो सिंथेसिस करता है। जैसे कि तुम इस डायग्राम में देख लो, ऊपर वाले में देखो जी, यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में हो रही है सिंथेसिस, यहाँ से ऐसे हो रही है, तो 5 प्राइम, और ये हो गया इसका 3 प्राइम, तो यहाँ से ऐसे हो रही है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। अब देखो पीछे चलो, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं जी। देखो जी, यही नहीं, सिर्फ डीएनए की सिंथेसिस भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, आरएनए की सिंथेसिस भी 5 प्राइम से 3 प्राइम हो सकती है। जो ट्रांसक्रिप्शन है ना बेटा, वो क्या होता है, डीएनए से जब तुम आरएनए बनाओगे ना, तो उसको तुम बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, जो मैंने सेंट्रल डोग्मा में भी बताया है तुमको। डीएनए में बस थाइमिन होता है और आरएनए में होता है यूरेसिल, यही डिफरेंस होता है। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, और एडेनिन और यूरासिल डबल बॉन्ड बनाते हैं किसमें, आरएनए में। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन में कोई मेन एंजाइम पूछे तो तुम क्या बोलोगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में कोई मेन एंजाइम पूछे तो क्या बोलोगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अल्टीमेटली यूज तो डीएनए का ही करना है ना, डीएनए से ही तो आरएनए बना रहा है, तो क्यों नहीं डीएनए पे डिपेंड होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जब अपना नंबर इंक्रीज करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, इलोंगेशन अपनी चेन बढ़ाएगा, तब क्या होगा, तो वो डिपेंड तो करेगा ना डीएनए पे, क्योंकि डीएनए ही तो आरएनए से आया है। सॉरी, तो आरएनए भी तो डीएनए से आया है ना, तो डीएनए पे डिपेंड करेगा ये। जब तक डीएनए का स्ट्रैंड नहीं होगा तो क्या आरएनए कैसे बनेगा भाई। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, और इसकी भी जो सिंथेसिस है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। डीएनए और आरएनए की दोनों की सिंथेसिस डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, ये पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आता है बच्चों, और ये लर्न होना ही चाहिए आपको। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है भैया, जो डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है, उसमें कौन सी यूनिट होती है, एक होता है प्रोमोटर, ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है टर्मिनेटर। प्रोमोटर, जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन वहां से इनिशिएट हो, पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करेगा, बेस पेयरिंग बढ़ाएगा, स्ट्रैंड बनाएगा, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। यहाँ तो इनिशिएट हो गया वो, जब तक प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन होने लग गया यहाँ पे जब वो स्ट्रक्चरल जीन पे चला गया। ठीक है, और एक होता है टर्मिनेटर लूप, जहां पे ट्रांसक्रिप्ट जितना होना था वो हो गया, उसके बाद टर्मिनेट कर दो उसको, टर्मिनेट कर दो, स्टॉप कर दो उसको। ठीक है, अब देखो जी आगे, ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है प्रोमोटर, प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। देखो जी, प्रोमोटर है, इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो गया। क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया तो ही ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे जाके स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे चलता रहेगा। फिर ये होता है टर्मिनेटेड, यहाँ पे आ जाता है, स्टॉप हो जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है कि भैया आ गई है डेस्टिनेशन, हमें सिर्फ यहाँ तक ही ट्रांसक्रिप्शन करना था, वो है टर्मिनेटर। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही प्रोमोटर से बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है बेटा सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। ऐसा सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करे। अब मैंने बोला था कि बहुत सारे अमाइनो एसिड है, बहुत सारे अमाइनो एसिड है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, अब पॉलीपेप्टाइड से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड होता है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक साथ होंगे, चेन बनाएंगे, तो तुम उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलोगी। और पॉलीपेप्टाइड चेन से अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। सेंट्रल डोग्मा में यही था ना हमारे पास, कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम बाद में ट्रांसलेशन, उससे पहले कुछ फर्दर प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग होती है एमआरएनए में। ठीक है, वो कैसे होती है देखो चलो। जो तुमने आरएनए बनाया है ना, उसको अभी मॉडिफाई करना है, उसके ऊपर कैप लगानी है, उसके ऊपर टेल लगानी है। ठीक है, तब जाके वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है,
क्या करोगे, जो आरएनए तुमने बनाया है ना डीएनए से, वो अच्छा आरएनए नहीं है, उसके ऊपर तुम मॉडिफिकेशन कर दो। ठीक है, मॉडिफिकेशन, कैप पहना दो उसको, टेल लगा दो। कैप कहाँ लगेगी, 5 प्राइम एंड पे, टेल कहाँ लगेगी, 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, ये है ना डीएनए का एंड, ये आरएनए का, चलो ये लेते हैं। 5 प्राइम पे तुम कैप पहना दो उसको, और 3 प्राइम में उसको टेल लगा दो, हो जाएगा आरएनए मॉडिफाई। ठीक है, सिस्टोन ऐसा सेगमेंट है जो डीएनए कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है बेटा मोनोसिस्टोनिक, और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक होता है यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्टोनिक होता है प्रोकैरियोट्स में। सिस्टोन तो तुमने बता दिया, ऐसा सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है। मोनो यानी कि सिर्फ एक ही बार बनाता है, पॉली यानी कि सिर्फ बहुत बार बनाता है। बहुत सारी चीजें होती है इसमें। मोनोसिस्टोनिक के अंदर स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। स्प्लिट जीन्स ऐसे फालतू के जीन्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर होता है इंट्रोन्स। इंट्रोन्स को तुम बाद में जाके हटा दोगे, उसको तुम बोलोगे स्प्लाइसिंग, वो मैं करवाऊंगी। स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्प्लिट होना है, उसको बीच में से कट करना है तुमको। इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोट कैसा होता है बेटा, मोनोसिस्टोनिक होता है, स्प्लिट जीन प्रेजेंट होता है, एक्सोन प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट होता है, पी फॉर प्रोकैरियोटिक, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, स्प्लिट जीन भी एब्सेंट होंगे, एक्सोन्स भी एब्सेंट होंगे, और इंट्रॉन्स भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, याद रखना, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स, और उसमें सब कुछ एब्सेंट होगा, क्या, इंट्रॉन्स, एक्सोन्स, स्प्लिट जीन्स। अब आते हैं बेटा, तुमने बोला, मैम आपने बोला कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, होता है रेप्लिकेशन में। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब आरएनए पॉलीमरेज मैम इतने सारे हैं, इसके नाम कैसे याद करोगे, अभी बताऊंगी बच्चों। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं बेटा, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। 1 और 3 से क्वेश्चन बेटा आ चुका है। ठीक है, थर्ड से भी शायद आ चुका है। ठीक है, तो ये लर्न कैसे होगा, इसीलिए मैंने इसको येलो कलर में दिखाया था कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो 1 है ना, वो बेटा बनाता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है टीआरएनए। टीआरएनए को तुम अडेप्टर आरएनए बोलते हो। तो जी, आरएमटी, आरएमटी, आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन बनाएगा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाएगा एमआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 बनेगा टीआरएनए। तो आरएमटी याद रख लेना, आर एम और टी। ठीक है, ये हो गया याद। उसके बाद जो राइबोसोमल आरएनए बेटा, वो कैटालिटिक होता है। ठीक है, उसका कैटालिटिक रोल होता है। उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, 28 एस आर आर एन ए, 18 एस आर आर एन ए, 5.8 एस। तो 28 एस, 18 एस और 5.8 एस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 के। और यहां से क्वेश्चन आ चुका है। 28 एस, 18 एस, 5.8 एस, और सिर्फ सिंपल 5 एस आर आर एन ए होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और वो टीआरएनए से बिलोंग करता है। ठीक है, अब जो आरएनए पॉलीमरेज जो 3 है, वो एमआरएनए होता है, उसको हम हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं। फिर आगे चल के हम इंट्रॉन्स को हटा देंगे, फालतू के जो जीन्स है ना, जो काम के नहीं, उनको हटा देंगे। इसलिए उसको हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, क्योंकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। वो हम पढ़ेंगे, मतलब फर्दर आगे। अभी तो आरएनए पॉलीमरेज 2 से क्या बनेगा, मैच्योर आरएनए बनेगा, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता है उसको। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 में क्या होगा, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए। तो मेरे को ये कैसे याद हुआ, आरएमटी से याद हुआ। मेरे को ये क्यों याद है, ठीक है, क्योंकि कोड बनाया हुआ है मैंने इसका। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 आर, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए। ये 3 है, ये याद रख लेना कि भैया जो ये तीनों है ना, 28s, 18s, 5.8s, ये जो बड़े बड़े आरएनए, ये पॉलीमरेज 1 में आएंगे। एक छोटू सा 5s और एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, छोटे वाले हैं, ये आएंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। अब याद हो ही गया होगा, इतनी देर बोल दिया, मेरा गला सूख गया। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, क्या हो गया, लास्ट में कैसे चला गया, वेट 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 वेट। हाँ ये है ना यहाँ पे, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो जी, अब पढ़ते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन। देखो जी, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, वहां पे मैंने स्ट्रक्चरल जीन में क्या बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज आ गया और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन बेटा एक और चीज है जो यहाँ पे काम आती है, ये है सिग्मा फैक्टर। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि
इनिशिएशन फैक्टर होता है बेटा सिग्मा फैक्टर। जब तक इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज से तब तक ट्रांसक्रिप्शन आगे होगा ही नहीं, इनिशिएट ही नहीं होगा। इनिशिएशन का मतलब क्या है? देखो जी, ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेस होती है, एक तो इनिशिएशन, एक इलोंगेशन और एक टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। फिलहाल तुम इनिशिएशन का पढ़ रहे हो। इनिशिएट कैसे होगा ट्रांसक्रिप्शन? इनिशिएट कैसे होगा डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा? तो उसमें क्या इनिशिएशन फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज से ये जाके बाइंड होगा ना तभी इनिशिएट होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ये है, इससे ये सिग्मा फैक्टर बाइंड हो गया। जब तक सिग्मा फैक्टर नहीं आएगा ना तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये आगे जाके आरएनए नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आया, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर से और हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन आगे स्टार्ट। टर्मिनेटर पे आगे जाके टर्मिनेटर टर्मिनेट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये था तो ये तो तुम्हारा ट्रांस इनिशिएशन था, ठीक है। इनिशिएशन था ये तो तुम्हारा, ठीक है। अब देखो इलोंगेशन कैसे होता है। हेलिक्स को ओपन कर दो। जो तुमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी तो तुमने हेलिकेज यूज लिया था ना, जब तक हेलिकेज आए तो हेलिक्स को कट कर देता है, हेलिक्स को ओपन कर देता है, उसको साइट प्रोवाइड करता है रेप्लिकेशन के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हेलिक्स ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे बाइंड हुआ और ये आया सिग्मा फैक्टर आया। मेरे को हिचकी आ रही, वेट। तो ऐसे ही क्या होगा, जो ये है हेलिक्स ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो गया, अब यहां से डीएनए बनना, आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये है आरएनए का स्ट्रैंड, 5 प्राइम बाहर निकला हुआ है। आरएनए चेन इलोंगेट हो रही है, आरएनए की डायरेक्शन भी 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करता है, मैंने बताया था सिंथेसिस करता है, एडिशन करता है न्यूक्लियोसाइड एटीपी यूटीपी, टीटीपी नहीं कहता बेटा, यूटीपी, ठीक है, जीटीपी सीटीपी, क्योंकि आरएनए में यू ही तो बेटा बॉन्ड बनाता है ए के साथ, क्यों। अब होता है टर्मिनेशन। देखो इनिशिएशन फैक्टर था सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर है रो फैक्टर। जब तक रो फैक्टर नहीं आएगा रुकेगा ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। जैसे ही रो फैक्टर आ गया हो जाएगा स्टॉप। आप देखो ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम, इनिशिएशन फैक्टर आया प्रोमोटर के साथ, सिग्मा फैक्टर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, इनिशिएशन हो गया, ठीक है, हो गया स्टार्ट। ये निकलने लगे इसका 5 प्राइम एंड किसका, आरएनए का। टर्मिनेशन, जब तक रो फैक्टर नहीं आएगा, ये है रो फैक्टर, तब तक ये रुकेगा नहीं, ठीक है। अब रो फैक्टर आ गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया और ये आरएनए यहाँ से अलग हो गया। अब आरएनए पे जाके आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। चलो, ये होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा आरएनए बन गया, बहुत सारी इसमें काम की चीजें हैं, बहुत सारी उसमें काम की चीजें नहीं है। कुछ चीजें उसमें प्रोटीन जो बनाएगा उसमें यूज होंगी और कुछ चीजें नहीं होंगी। तो देखो जी, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स ओनली इन यूकैरियोट्स। जैसे मैंने बताया था कि जो स्प्लिट जीन्स होते हैं वो यूकैरियोट्स में ही होते हैं और वहां पे मोनोसिस्टोनिक होता है, ठीक है। इंट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिट जीन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में करवाया था ना। मोनोसिस्टोनिक किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। तो इंट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये है एक्सोन्स और ये है इंट्रॉन्स। ये जो रेड वाले मैंने दिखाए हुए हैं इनको हमें रिमूव करना है और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। जब हम इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे ना बेटा, उसी प्रोसेस को हम बोल देंगे स्प्लाइसिंग, ठीक है। एक्सोन 1 एक्सोन 2 एक्सोन 3 ज्वाइन हो गए और एक्सोन इंट्रोन 1 इंट्रोन 2 चले गए। इंट्रॉन्स को हटा दो, एक्सोन्स को छोड़ दो, ये है अपना स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन आए तो क्या होगा, स्प्लाइसिंग क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। अब कैपिंग मैंने बताया था भाई, क्या बताया था कि जो आरएनए है उसको हम मॉडिफाई करेंगे तब जाके वो आके जाके प्रोटीन बनाएगा। मॉडिफाई यानी कि उसके कैप लगा दो, टेल लगा दो। कैपिंग 5 प्राइम एंड पे कर देंगे हम MGTPS, मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो 5 प्राइम कैप है ना इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होगा और गुएनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट होंगे। जो ये आरएनए यहाँ पे निकला था ना तो पीछे, ये जो आरएनए निकला था इसके ऊपर तुम 5 प्राइम कैप लगा दोगे तो उसको कैपिंग बोल दोगे। और यहाँ पे 3 प्राइम पे पॉली ए टेल बहुत सारे ए लगा दोगे, ठीक है, तो उसको तुम टेलिंग बोल दोगे। तो 5 प्राइम कैप का तो हो गया भैया, मिथाइल ग्रुप के साथ गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगा दिया तुमने, ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो जी, ये लगा दिया तुमने कैप, कैप लगा दिया। अब ये 3 प्राइम आरएनए है, स्प्लाइसिंग कर दी तुमने इसकी। स्प्लाइसिंग में क्या था, इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। और उसके पीछे क्या लगा दी, पॉली ए टेल बहुत सारे ए 200 से 300 तुमने एडेनिनोज के ऊपर ऐड कर दिए। 3 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम के ऊपर कैप, 3 प्राइम के ऊपर पॉली ए टेल।
टेलिंग का मैंने बता दिया, 3 प्राइम एंड के ऊपर 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यू लगते हैं, बता दिया अभी। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में कोई टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। जैसे डीएनए बना रहा था ना, उसको टेम्पलेट की जरूरत थी, डीएनए से आरएनए के लिए, आरएनए को बेचारे को डीएनए की जरूरत थी, है ना, डीएनए के टेम्पलेट की जरूरत थी। अब इस टेल को, ये जो पीछे वाली टेल है ना बेटा 3 प्राइम, इस पे ए लगेगा, ये हटा दो ना, ये इसके ऊपर 3 प्राइम के ए लगेगा ना, इसको उसकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनेगा ये। 5 प्राइम कैप और ये 3 प्राइम ए लगाओगे ना, इसके लिए 200 से 300 तुम बनाओगे एडेनाइलेट, इसको जरूरत नहीं है टेम्पलेट की, ठीक है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। अब जो है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए से तुमने एमआरएनए बना दिया, पूरा फुल्ली प्रोसेस कर दिया, उसके ऊपर कैप लगा दी, उसका इंट्रोन हटा दिया स्प्लाइसिंग से, है ना, उसके ऊपर टेल लगा दी, तो उसको तुम बोलोगे एमआरएनए, मैच्योर आरएनए। मैच्योर आरएनए बन गया भैया तुम्हारा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए से, पूरा बेचारा मैच्योर हो गया, प्रोसेस हो गया। अब देखो चलो जेनेटिक कोड में बेटा क्या होता है, देखो जी, ट्रिपलेट कोड होते हैं बेटा। जैसे कि AUG है, CUG है, ये कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेंगे? ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड कोड करते जाएंगे और प्रोटीन बन जाएगा। ये ट्रांसलेशन पढ़ना है अब तुमने, डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, अब तुम्हें पढ़ना है ट्रांसलेशन, कि प्रोटीन बनेगा कैसे। जो ये ट्रिपलोट कोड है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तब बनते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो उससे बनेगा प्रोटीन, ठीक है। 61 कोडोन होते हैं बेटा, 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं 64 कोडोन। तो 3 कोडोन तो स्टॉप कोडोन का काम करते हैं, यानी कि कोई अमाइनो एसिड नहीं होता इनका, कोई टीआरएन इनका अमाइनो एसिड लेके ही नहीं आता। ऐसे कहता है भैया हम नहीं लेके आएंगे अमाइनो एसिड स्टॉप कोडोन का, ठीक है। तुम ट्रांसलेशन ही रोक दो, तुम जितना अपना प्रोटीन बनाया ना उतना ही बना लो, उसके हम नहीं लेके आएंगे। तो ये कोडोन ऐसे हैं, जहां पे भी आ गए वहां पे ही ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बनना है वो स्टॉप हो जाएगा। UGA, UAA, UAG, ठीक है। स्टार्ट कोडन ऐसे कहेगा भैया प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दो। अगर AUG आएगा ना, जैसे कोई भी कोड है, ये पूरा है यहाँ पे कोड है, तो जहां पे भी बेटा AUG आएगा ना वहां से ही प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पे ये तीनों है ना मैंने दिखाए हुए हैं, देखे एक पे तो AUG आ गया, यहाँ पे तो स्टार्ट हो गया, और जहां पे UAG आएगा ना, इसमें से किसी में से भी एक आ गया, वहीं प्रोटीन बनना खत्म हो जाएगा। UG आया तो वहां से स्टार्ट हो गया, और जहां पे UAG आया खत्म हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट करने के लिए जरूरी है और ये रोकने के लिए जरूरी है, बस। अब बहुत बार बोल दिया ये। अब देखो नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग कैसे? जैसे कि ये UAG है, तो ये हम भी तो UGA, AUG ऐसे, AUGA नहीं, 3 3 का होता है। ऐसा नहीं है तुम इसको इसमें ही काउंट कर लोगे कि UGA यहाँ पे पढ़ लिया, 3 कोड हो गए, फिर A से यहाँ से स्टार्ट कर दिया AUA, ऐसे नहीं होगा। नॉन ओवरलैपिंग होगा, 3 है तो 3 ही होगा, 2 नहीं होगा बच्चे, ठीक है। ऐसे करोगे, 3 से यहाँ पे कोड की 3 3 3 3, ऐसे ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। 1 कोडोन, कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, यानी कि AUG है, ये तो स्टार्ट कोडोन हो गया, चलो ठीक है। अब AUC मान लो, तो ये सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मैंने यही तो बताया था पीछे, 3 3 3 3, तो ऐसे ये एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। 1 अमाइनो एसिड कोड बाई मैनी कोडोन्स। देखो जी, ये बात है। जैसे कि एक अमाइनो एसिड है लाइसिन, वो बहुत सारे कोडोन से कोड कर सकता है। ये एक पूरा टेबल बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, वहां से समझाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, प्रोटीन बनाने के लिए तुमको टीआरएनए की भी जरूरत है। टीआरएनए को तुम क्या बोलते हो? अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हो। इसके अंदर बेटा एंटी कोडोन लूप भी होती है, और कोडोन, कोडोन तो तुम्हारे एमआरएनए जो ये है ना बेटा, एमआरएनए इसमें होता है। AUG, AUC, ये तो होता है तुम्हारा कोडोन। तो कोडोन होता है एमआरएनए के अंदर, और एंटी कोडोन होता है जो इसके एंटी वाली चीज लेके आता है। ये तो एमआरएनए है, AUG है कुछ भी, तो ये टीआरएनए जो लेके आएगा ना बेटा, वो इसका एंटी लेके आएगा, इसका बेस पेयर लेके आएगा, ठीक है। तो एंटी कोडोन लूप कहाँ होती है? टीआरएनए में होती है, क्योंकि एमआरएनए को उसको रीड करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेके आती है, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए प्रेजेंट होता है UAC, क्योंकि
ये तो यो AUG मैंने जो बताया था अभी स्टार्ट कोडन, AUG मैंने स्टार्ट कोडन बताया था, ये कहाँ होता है बेटा, mRNA में होता है। तो अब tRNA लेके आएगा ना एंटी कोडन, ये है tRNA। tRNA ऐसे ऐसे बनता है ना, tRNA बहुत सारी लूप होती है उसमें कि, ठीक है, तो ऐसे कई लूप होती हैं tRNA में, तो ये वाली एंटी कोडन लूप है, तो ये लेके आएगा UAC, तभी तो ये AUG के साथ पेयर करेगा ना। और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, क्योंकि हमें अब रोकना है, अब हमें कोई अमाइनो एसिड थोड़ी ना अटैच करना उसके साथ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ होता है, 3D स्ट्रक्चर इसका इन्वर्टेड एल शेप हो सकता है। अब देखो बच्चों, ये है, इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था, ठीक है। देखो यू 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 एक साथ आ गए तो वो फिनाइल एलेनिन बनाएंगे, ठीक है। यू यू जी एक साथ आएंगे तो वो ल्यूसिन बनेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि बहुत सारे अमाइनो एसिड है ना, वो बहुत सारे कोड से बनता है, एक कोड एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड कई कोड से बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे यू यू ए है तो इससे भी ल्यूसिन बन रहा है, यू यू जी है इससे भी ल्यूसिन बन रहा है, इनमें भी ऐसे ही, ये कोड अलग है ये कोड अलग है, लेकिन अमाइनो एसिड कैसा बन रहा है, एक ही बन रहा है। तो ऐसे ही अगर एक कोड है ना बेटा तो वो एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोड से बन सकता है, ये है बात, ठीक है। तो जैसे कि हिस्टिडीन हिस्टिडीन दो कोड से बन रहा है, ग्लूटामिन ग्लूटामिन ग्लूटामेट अलग अलग कोड से बन रहा है, ठीक है। सिस्टीन सिस्टीन अमाइनो एसिड तो एक ही है लेकिन कोड अलग अलग है। एक कोड एक अमाइनो एसिड बनाएगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोड से बन सकता है, ठीक है, ये लर्न करना है तुमको। आप देखो जी, अब मेन बात यहाँ पे समझ में आएगी मैम अब तक क्या कह रही थी। कोडॉन तो होता है एमआरएनए में, यही तो मैं बता रही थी अब तक। एंटी कोडॉन किस में होता है, टीआरएनए में होता है बेटा, टीआरएनए में होता है, ठीक है। और ये अपने सर के ऊपर अमाइनो एसिड लेके आता है कि भैया ओ एजीयू है, एजीयू है एमआरएनए के अंदर। अब एजीयू के अंदर लाएगा, ले भैया तू लाइसिन वाला अमाइनो एसिड कह दे, ये कहेगा एमआरएनए मैं तो नहीं लूंगा भाई, मुझे तो सीरीन ही चाहिए। तो फिर टीआरएनए क्या करेगा, सीरीन वाला अमाइनो एसिड लेके आएगा, कहेगा ये ले यूसी, अब इससे मैच हो रहा है ना, ए के साथ यू पेयर कर रहा है, सी के साथ जी पेयर कर रहा है, यू के साथ ए पेयर कर रहा है, ठीक है। अब हो गया सीरीन। अब टायरोसिन, अब यूएसी है तो टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए लेके आएगा टायरोसिन का कोड, ये होता है एंटीकोडोन में, ये होता है कोडोन और टीआरएनए के अंदर होता है एंटीकोडोन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ये बनाता कैसे है। देखो जी, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, यस अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड ही तो फॉर्म करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड सॉरी, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कौन डिसाइड करता है बेटा, एमआरएनए डिसाइड करता है, अभी तो मैंने बताया। देखो जी, ये अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है, ये बनेगी किसमें, ट्रांसलेशन में। देखो जी, ये बन रही 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 ये बन रही, एक एक अमाइनो एसिड के बीच में कोड लगा रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं ना, कोड लगा रहे हैं। कोड था यू यू यू, उससे ये बन गया यू यू सी, से ये बन गया ऐसे। तो एक एक अमाइनो एसिड ज्वाइन होता गया पेप्टाइड से, और पेप्टाइड ज्वाइन करके बहुत सारे पेप्टाइड जो बॉन्ड ज्वाइन करके क्या बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, और क्या बनेंगे, वो प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोडोन है, और ये है टीआरएनए की एंटी कोडोन जो ये लेके आ रहा है, ठीक है। ये टीआरएनए आ रहा है यहाँ पे लेके अमाइनो एसिड को, कौन सा ला रहा है देखना, एक मिनट इसको जाने दो, एस्पार्जिन ला रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि भाई ये लाता जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ता जाएगा, एलेनिन है तो ये वेलिन यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर ये एस्पार्जिन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ऐसे प्रोटीन की चेन बनती जाएगी, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ट्रांसलेशन का क्या होता है, जो टीआरएनए है ना उसके ऊपर अमीनो असाइलेशन का चार्ज लगाना होता है। टीआरएनए जो है बेटा, टीआरएनए है उसके ऊपर अमीनो असाइलेशन लगा दो, ठीक है, तभी वो कहेगा मैं तो तभी प्रोटीन बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तभी लेके आऊंगा तुम्हारे अमाइनो एसिड जब तक तुम मुझे अमाइनो असाइलेशन से चार्ज नहीं करोगे। तो टीआरएनए को सबसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज में कि जो टीआरएनए है उसको किससे चार्ज करते हैं, अमीनो असाइलेशन से करते हैं, ठीक है। इनिशिएशन कैसे होता है बेटा, स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम्स की, पहले वो आके अटैच होती है, ये पहले आके अटैच हो गई है एमआरएनए से, फिर जो बड़ी यूनिट है वो अटैच होती है। तो इनिशिएशन कैसे होता है, पहले छोटी यूनिट आएगी फिर बड़ी यूनिट आएगी, ठीक है, तब होगा ट्रांसलेशन इनिशिएट, ठीक है। स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए आफ्टर लार्ज सब यूनिट अटैच, ठीक है।
स्मॉल सब यूनिट कैसे अटैच होती है बेटा? पहले स्मॉल सब यूनिट अटैच होती है, फिर होता है लार्ज सब यूनिट अटैच। ठीक है, ये है इनिशिएशन, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट अटैच होगी। अब आता है इलोंगेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है मैंने बताया था ना, जैसे कि ये है, इसी में देख लो। पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आया बेटा टीआरएनए और यहाँ पे कोडोन था। ठीक है, तो ये टीआरएनए अपने ऊपर अमाइनो एसिड लेके आया, फिर दूसरा अमाइनो एसिड लेके आया, फिर तीसरा अमाइनो एसिड लेके आया, तो ऐसे बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो वो इलोंगेट हो रही है ना, मतलब एक के बाद एक चीजें लग रही हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन, अपनी चेन इलोंगेट हो रही है। टर्मिनेशन भैया रोक दो, प्रोटीन हमने बना लिया, हमारी पूरी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, हमारे सारे अमीनो एसिड हमने ज्वाइन कर लिए, जितने बनने थे उतने कर लिए हमने, जितनी चेन हमने बनानी थी इलोंगेट करनी थी वो कर ली, अब तुम रोक दो प्रोटीन को। ठीक है, तो जैसे ही ये आएंगे एमआरएनए के अंदर यूजीए यूएजी, ये क्या करेंगे? इनके लिए कोई अमाइनो एसिड वाला टायरोसिन तो है नहीं, अब क्या करेंगे? स्टॉप ही करेंगे ट्रांसलेशन, तो पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक हो जाएगी, स्टॉप ट्रांसलेशन, स्टॉप कोडन टीआरएनए नहीं होता है। ठीक है, रिलीज फैक्टर, रिलीज जैसे कि वहां पे आपके ट्रांसक्रिप्शन में क्या आ रहा था? इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा था, टर्मिनेशन फैक्टर क्या था? रो फैक्टर था। वैसे ही ट्रांसलेशन के जो टर्मिनेशन फैक्टर होता है वो है रिलीज फैक्टर, की भैया प्रोटीन को रिलीज कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। पोलिसोम क्या होता है बेटा? पोली यानी कि बहुत सारे जोम, राइबोसोम, राइबोसोम्स बहुत सारे अटैच हो गए, एक एमआरएनए को बेचारे के सारे चिपट गए, है ना, सारे लपिट गए, है ना। क्या एक जो एमआरएनए है उस पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए, बहुत सारे चिपक गए उसके राइबोसोम्स, तो उसको बोल देंगे पॉलीसोम्स। ठीक है, यूटीआर क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन, काम का नहीं है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, प्रोटीन बनाने में हेल्प ही नहीं कर रहा हमारी, तो उसको तुम बोल दोगे अनट्रांसलेटेड रीजन। जैसे कि ये जो एयूजी है, इससे जो पहला वाला रीजन है वो थोड़ी ना प्रोटीन में हेल्प कर रहा है, तो उसको 5 प्राइम यूटीआर बोल दोगे। और जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया, जहाँ पे तुम्हारा प्रोटीन बनना स्टॉप हो गया, ठीक है, उसके बाद वाली जो चीजें उसको 3 प्राइम यूटीआर बोल देंगे। तो 5 प्राइम पे जो भी बिना काम की चीजें हैं, जो ट्रांसलेशन में जिसने हेल्प ही नहीं करी, वो क्या हो गया? 5 प्राइम यूटीआर, और जो रुकने के बाद जो फालतू का जो है पार्ट है उसको 3 प्राइम यूटीआर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जो किचन है उसी में ही रेगुलेटर है, वही तुम ऑन और ऑफ कर सकते हो, है। जीन एक्सप्रेशन भी रेगुलेट हो सकता है, वो भी ऑन ऑफ हो सकता है। एक तो हो सकता है बेटा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, कि जो डीएनए से आरएनए बना तब। एक होता है प्रोसेसिंग लेवल पे, जब तुम स्प्लाइसिंग करते हो इंट्रॉन्स हटाते हो तब। एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। देखो जी, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर आके जो होता है ना वो होता है ट्रांसलेशन। न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा डी आरएनए और वहां पे आके राइबोसोम्स अटैच होंगे उसके, तब वो होगा ट्रांसलेशन। देखो जी, आपको पता है, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो साइटोप्लाज्म में ही है, और ट्रांसलेशन के लिए जब तक स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स नहीं आएगी, लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम्स नहीं आएगी, तब तक तुम प्रोटीन बनाओगे कैसे? तो ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। ओके, ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकता है रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो जी, जीन ऑन ऑफ कैसे हो सकते हैं? तुमने सबस्ट्रेट ऐड किया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जो उसको खाना है, जिस बैक्टीरिया को जो खाना पसंद है वो तुमने डाला। ग्रोथ मीडियम ग्रोथ करवाई उसकी पेट्री डिश के अंदर, पेट्री डिश के अंदर तुमने ग्लूकोज डाला, एग्रोज जेल डाला, लैक्टोज डाला, जो भी डाला, ठीक है। उसमें अगर वो डालने के बाद इंडक्शन होता है जीन्स का तो स्विच ऑन हो जाएगा जीन्स। अगर रिप्रेशन होता है, तुमने कुछ डाला और उससे ग्रोथ ही नहीं हुई, तो स्विच ऑफ है जीन। ठीक है, अब देखो ये होता है लैक ओपरॉन में पढ़ेंगे हम अलग से। लैक्टोज यूज करेंगे, लैक ओपरॉन किसके नाम से पढ़ा है? लैक्टोज से पढ़ा है। लैक्टोज इकोलाई के अंदर डालेंगे ग्रोथ करने के लिए। लैक्टोज बेटा किस में टूटता है तुमको पता है? ग्लूकोज और लैक्टोज। लैक्टोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज और लैक्टोज में। लैक्टोज एक शुगर है जिसको हम इकोलाई के ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। ओके, लैक ओपरॉन लैक्टोज यूज करेंगे। लैक्टोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज और लैक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आएगा बच्चों यहाँ पे। आओ भाई, ये हैंग हो गया। लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, अब देखो जी, रेगुलेटर है। रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या होता है? ऑन और ऑफ कर सकते हैं जिससे। तो आई जीन एक रिप्रेसर है,
जब तक ये है ना रिप्रेसर, जब तक ये है तो रिप्रेस करता रहेगा उसको, ये होने ही नहीं देगा एक्सप्रेशन। और स्ट्रक्चरल जीन में जड़ वाई और ए, जड़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, वाई परमीएज के लिए करता है, ए ट्रांस एसिटाइलेज के लिए करता है। इसके फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग भर भर के आते हैं भैया, भर भर के आते हैं इस पे। स्ट्रक्चरल जीन पे मैं करवाऊंगी इसका फंक्शन भी। देखो जी, ये है आईजीन, मैंने आईजीन अभी क्या बोला, रेगुलेटर है, रिप्रेशर है, ठीक है। तो आपका जो एमसीक्यू है ना, नीट में पीवाईक्यूज आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, तो एक साइड बोल देंगे आईजीन और एक साइड लिख देंगे रिप्रेसर स्ट्रक्चरल जीन। तो आईजीन क्या है बेटा, रिप्रेसर है, रिप्रेस करेगा, होने ही नहीं देगा जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो रिप्रेशर होगा, आईजीन क्या बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बना के रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाएगा, रिप्रेसर एमआरएनए बना दिया आईजीन ने, उससे रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये मॉलिक्यूल जाके अटैच होगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर के ऊपर जाके बैठ गया, भाई ले मैं बैठ गया, अब तू कर ले जीन एक्सप्रेशन आगे। तो रिप्रेसर का मॉलिक्यूल का काम क्या होता है कि रिप्रेस करना, ऑपरेटर के ऊपर जाके बैठ गया, उसका रास्ता ही ब्लॉक कर लिया, बेचारा आगे जीन एक्सप्रेशन क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई तो ऐसी चीज होगी जो रिप्रेशर के लिए भी होगी, जो रिप्रेशर को आगे खत्म करेगा, वो चलो देखते हैं। ब्लॉक कर देगा ये आरएनए पॉलीमरेज को, डू नॉट ट्रांसक्राइब, आगे कर लो, नहीं करने देंगे हम ट्रांसक्राइब तुमको, ठीक है। अब देखो ये है रिप्रेसर एमआरएनए आएगा, कोई तो ऐसी चीज है जो रिप्रेसर को भी कंट्रोल कर सकती है, तो इंड्यूसर ब्लॉक कर देगा इसको, इंड्यूसर जो इसको इंड्यूस करेगा, जो चलाएगा हमारे काम, रिप्रेसर नाम से ही पता चल रहा है रिप्रेस करेंगे एक्सप्रेशन, इंड्यूसर इंड्यूसर उसके रिप्रेसर को ही ब्लॉक कर देगा, कहेगा आप ब्लॉक कर तू आरएनए पॉलीमरेज को, अब जाके बैठ तू ऑपरेटर पे, अब कर तू ट्रांसक्राइब, मत करने दे हमें, ठीक है। तो इसने इंड्यूसर ने रिप्रेसर का ही एमआरएनए ब्लॉक कर दिया, सॉरी मॉलिक्यूल ब्लॉक कर दिया, क्योंकि एमआरएनए से ही तो मॉलिक्यूल बनेगा रिप्रेसर। अब इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूस करा देगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड होगा आराम से, ठीक है, ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्राइब से लैक एमआरएनए बनाएगा। अब लैक एमआरएनए से क्या क्या बन सकता है, देखो जी, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए होता है, ये परमीएज के लिए होता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए होता है। देखो जी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से क्या बनाएगा, लैक्टोज ब्रेक कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, दिख नहीं रहा होगा ना तुम्हें, बहुत आगे चला गया, क्या हो रहा है आज ये। देखो जी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, उसका फंक्शन क्या है, इससे भर भर के पीवाईक्यूज आए, लैक्टोज ब्रेक होगा ग्लूकोज में, ठीक है, और गैलेक्टोज से बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करेगा किसको, लैक्टोज को, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा, ठीक है। परमीज, परमीज क्या करेगा, लैक्टोज को सेल के अंदर लाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, उसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप लगा देगा, ठीक है। देखो जी, अब यहाँ पे आया लैक्टोज, लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये है, ये ब्रेक कर देगा इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज जाके यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करेगा और ब्लॉक कर देगा रास्ते को, और यहाँ से काम करवाता रहेगा, ठीक है बच्चों। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा अब खत्म हो गया चैप्टर, बस ये है, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारी चीजें याद करने वाली है इसमें, रटने वाली है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है। कि जीनोम जो होता है हमारा वो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स होता है, ठीक है। यही होता है, हमने पढ़ लिया ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट में क्या होता है, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर जितना होता है। गोल्स क्या है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के बेटा, सीक्वेंस हम आराम से आइडेंटिफाई कर पाए जीन्स की, क्या क्या सीक्वेंस में अरेंज है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट की, जो जितनी भी जीन्स हमारे अंदर है वो उसमें सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं हम उसकी इंफॉर्मेशन को, कि हमारे जो डीएनए है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे है, ठीक है, डाटाबेस के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर बन गए हैं, ब्लास्ट ये सब, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो उसमें क्या होता है, जो डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर, प्रोटीन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, कोड्स क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे दिखता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे दिखता है। तो आजकल मतलब कि आईटी डिपार्टमेंट है ये किसका, बायो का, जिसके अंदर तुम डीएनए के स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसकी सीक्वेंस देख सकते हो, उसका अरेंजमेंट देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मतलब तुम आगे अगर पढ़ते हो तो उसमें तुम बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक अलग से सब्जेक्ट आता है, उसमें जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग से, तुम वहां पे अपनी डीएनए की सीक्वेंसेस और ये सब मैच कर सके देख सकते हो, प्रोटीन वगैरह की। फिलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि गोल्स क्या है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के, कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जीन्स जो है उनके अरेंजमेंट क्या है, उनको एनालाइज कैसे करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर है, डाटाबेस की फॉर्म में स्टोर है, ओके। एड्रेस इथिकल लीगल और सोशल इश्यूज पे हम कैसे काम करते हैं,
डाटा को हम एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो जी, मेथोडोलॉजीज क्या है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट की, देखो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ईएसटी क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू आ चुका है नीट में। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है बेटा, आइडेंटिफाई ऑल जीन्स एक्सप्रेस एज आरएनए। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है बेटा, आइडेंटिफाई ऑल जीन्स एक्सप्रेस एज आरएनए, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन दो होती है मेथोडोलॉजीज, एक तो ईएसटी और एक सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, सारे जीनोम की सीक्वेंस तुम्हें पता करनी है, काम की हो चाहे बिना काम की हो, तुम्हें सारी पता करनी है, वो होता है सीक्वेंस एनोटेशन, सारा का सारा जीनोम। और सिर्फ जो काम की चीज है ना, जो आरएनए के लिए है, जो प्रोटीन वगैरह बना रही है, उसको तुम बोलते हो ईएसटी। जो काम की चीजें सिर्फ तुमने उसी वाला जो रीजन है उसी को आइडेंटिफाई किया, उसी को एनालाइज किया। क्लोनिंग वेक्टर होते हैं बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। साइलेंट फीचर क्या है ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के, देखो जी, ह्यूमन जीनोम जो कंटेन करता है वो 3164.7 मिलियन बेस पेयर, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, ठीक है। आप देखो एवरेज जीन 3000 बेसिस होते हैं, एक एवरेज जीन है उसके अंदर 3000 बेसिस होते हैं, ठीक है। इतने मिलियन बेस पेयर्स एक ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है। एवरेज जीन जो है उसके अंदर 3000 बेसिस होते हैं। सबसे लार्जेस्ट जो जीन है बेटा वो है डिस्ट्रोफिन जीन, 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। सबसे लार्जेस्ट जीन में कितने होते हैं, एवरेज जो जीन है उसमें तो बेटा 3000 होते हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट जो जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें होता है 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड 30,000, ठीक है। फंक्शन अननोन, 50% है ना जीन्स, उसका फंक्शन अब तक पता ही नहीं है। सिर्फ 2% जीनोम है ना, वही कोड करता है प्रोटीन के लिए। मतलब कि 98% जो आपके अंदर जीनोम है ना वो बिना काम का है। उसमें तो सिर्फ सिर्फ 2% ही आपका क्या करता है, काम करता है प्रोटीन के लिए। और जो है ना 50% तो जीन्स डिस्कवर ही नहीं हुए अब तक, उनका जो काम है, उनका जो फंक्शन है वो अब तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है, ठीक है। और अपने जो डीएनए बेटा, उसमें बहुत ही लार्ज पोर्शन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का होता है। बहुत बार जो जो सीक्वेंस, जैसे कि एयूसी 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 ऐसे रिपीट हो रही है ना, बहुत सारी, बहुत बार 100 थाउजेंड्स टाइम रिपीट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो आपके डीएनए में, मेरे डीएनए में, आपके भाई के डीएनए में, कोई भी हो जाए, उसमें बहुत ही रिपीटेड सीक्वेंस में होता है। अच्छा, जैसे कि देखो एयूसी है, एयूसी है, एयूसी है, ये है बट बेटा राम के डीएनए की सीक्वेंस। श्याम के की है ए यू, और यहाँ पे लगा लो टी लगा लो। अरे ये तो डीएनए का हो गया ना, सी का। वेट 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 वेट, चलो हम डीएनए का लेते हैं, आरएनए का नहीं लेंगे, ठीक है। देखो जी, ए टी सी है, ए टी सी है, ए टी और सी है। ये है बेटा राम का डीएनए। अब देखो श्याम का डीएनए, ठीक है। ए टी ए, ए टी ए, ए टी ए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, ए सी और ए, सी और ए, सी और ए, और बाकी क्या है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्या, ए टी, ये ठीक है। तो सी और ए डिफरेंट है, सी और ए डिफरेंट है, सी और ए डिफरेंट है एक जगह पे, है ना। तो एक ही जो है, एक जो चीज है वही तो इसमें डिफरेंस है ना। तो जहां पे बेटा, जैसे तुम और मैं बहुत ही सेम सेम है, हमारी जो सीक्वेंस है बहुत ही सेम सेम है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस है, सिर्फ सिंगल डिफरेंस है, तो उसको बोलेंगे तुम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिर्फ एक ही जगह पे डिफरेंस है, जैसे कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशन है आपके जीन में, वो क्या है कि सिंगल बेस पेयर के डिफरेंस से बनी हुई होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जो क्रोमोसोम 1 है वो उसके अंदर देखो कितनी सारी जीन है, 2968 जीन है। वाई क्रोमोसोम के अंदर तो बहुत कम जीन है, 231। अब देखते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल और इसमें इन्वेस्टिगेशन में यूज होती है, ठीक है। सैंपल्स भेजते हैं लैब के अंदर कि भाई मर्डर किसने किया, और ये और वो, पेरेंटिंग, ठीक है। किसी का बच्चा गुम हो गया है ना, छोटा है, तो वो जाके पुलिस को बोलेंगे हमारा बच्चा है, पर मानेंगे थोड़ी ना पुलिस। पुलिस क्या करेगी, सैंपल लेगी मम्मी पापा का और बच्चे का, और मैच करवा के देखेगी कि भैया ये सच में इसके पेरेंट्स है या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। फाइंड जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल है उसके बीच में जेनेटिक डिफरेंस के लिए हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
रिपीटेटिव डीएनए है, वो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, वो रिपीट मेनी टाइम्स होता है, 1000 100 टाइम्स, मैंने बता दिया। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए हो सकते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए हो सकते हैं, वीएनटीआर, जहाँ पे वेरियल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होता है, ठीक है। ये वैसे साउथर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन से हम बेटा ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए अलग कैसे है। हो बेशक से उसमें एक ही डिफरेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन हम दोनों अलग कैसे हैं, ठीक है। आइसोलेट करेंगे डीएनए के, आपके हेयर का सैंपल ले लिया, नेल का सैंपल ले लिया, स्किन का सैंपल ले लिया, ठीक है। उससे क्या करेंगे, उसको निकालेंगे और उस, जैसे कि हेयर है, यहां से आपका डीएनए आइसोलेट करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज देंगे ताकि वो डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दे। तब उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल है उसके अंदर से रन करवाएंगे, ठीक है। नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, वीएनटीआर प्रोब लगा देंगे, उसको प्रोब लगा देंगे, टैग कर देंगे प्रोब के साथ, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट। और फिर उस टैग लगाया हुआ ये जो वीएनटीआर टैग है ना, इसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे किसके अंदर, किसके अंदर बच्चों, ऑटो रेडियोग्राफी से। देखो जी कि ये है इंडिविजुअल 1, ये है इंडिविजुअल 2, ठीक है। अब किसी ने मर्डर कर दिया है, ठीक है, हमारे पास है 2 सैंपल, हमें 2 लोगों पे शक है, हमने उसका सैंपल ले लिया, ठीक है, और उस जगह पे हमने जो सैंपल लिया था वो ले लिया। अब इसकी हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्रोमोसोम 7 में ये अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये अरेंजमेंट है। अब इसको देखेंगे, जो हमने सैंपल, हमें जो जिस जगह पे जो मिला था हमें सैंपल, वो जैसे कि कोई भी जगह है वहां पे हमें उस उन बंदे का सैंपल मिला कि भाई हाँ यहाँ पे कोई हेयर है, यहाँ पे कोई नेल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस सैंपल को हम लेंगे और फिर हम मैच करेंगे कि भैया इसका जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अब देखो जी, ये यहाँ पे मैच हो रहा है, ये यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन ये वाला है तो ये इसने कराया ही नहीं, मर्डर ही नहीं किया, तो ये ए क्रिमिनल नहीं है, ये बी वाला क्रिमिनल है, क्योंकि जो हमारे पास जो सैंपल है हमें उस जगह से मिला है वो बी वाले के साथ मैच हो रहा है, तो मतलब कि बी ने ही मर्डर किया है, या फिर बी का ही उसी जो जहाँ पे वो घटना हुई है, जो घटना स्थल है वहां पे ही उसका रिलेशन है। जैसे सीआईडी वाले एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं भेजते हैं, सैंपल ले लिया फिर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज देते हैं, है ना, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, तो वैसे ही, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश, और इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है, पीवाईक्यूज के 2024 से लेके 2015 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लेके आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और इसका रिवाइज करना, इसको बार बार देखना, बार बार इसके फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में इसको लर्न करना, ठीक है। जो चीजें लर्न नहीं हो रही है उसको स्टिकी नोट्स पे बनाना। वैसे तो मैंने कलरफुल इसमें हर लाइन कवर की है एनसीईआरटी की, लेकिन फिर भी आप अपने खुद से बनाना, जो आपको मतलब याद नहीं हो रहे ना जो चीजें, वो तो ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।